अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो मर्सी पिटीशंस लगाई थी, लगभग 6 पिटीशंस लगाई थी, दया याचिकाएं अपने ऊपर रहम की जो मर्सी पिटीशन थी, जैसे क्या जब उन्होंने ये दया याचना अंग्रेज़ों से की थी तो आज़ादी के बाद हिंदुत्ववादी फ़िक्र ने उस दया याचिका पर जो वादे अपने किए थे, क्या उस पर वो कायम रहे थे या सावरकर कायम रहे थे उन दया याचिकाओं पर? इसी पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हिंदुत्ववादी फ़िक्र जो है, इनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। या आपने बहुत सुना होगा, राहुल गांधी के मुंह से भी सुना होगा, बहुत से जो लिबरल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, एकेडमिक सर्कल्स के लोग होते हैं, उनसे भी सुना होगा। ख़ास तौर से जेएनयू के स्टूडेंट्स कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शहला रशीद, जो उस वक्त ये मामला जब गरमाया हुआ था तब आपने सुना होगा। तो क्या 1947 के बाद भी विनायक दामोदर सावरकर अपनी अंग्रेज़ों से किए गए वादों पर कायम थे? इसी पर हम बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदुत्ववादी फिक्र की तरफ झुकाव रखने वाले इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनका अक्सर ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि दरअसल विनायक दामोदर सावरकर ने जो दया याचिकाएं अंग्रेज़ों की हुकूमत से लगाई थी अरेस्ट होने के बाद, क्योंकि वो अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल की जो सख्तियां हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने मर्सी पिटीशंस लगाया था और अंग्रेज़ों के प्रति वफ़ादार होने की उनको वादे किए थे। जो हिंदुत्ववादी अफकार के लोग होते हैं वो हमेशा इन पिटीशंस को ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि दरअसल ये विनायक दामोदर सावरकर की एक स्ट्रेटजी थी, ताकि वो जेल से बाहर आने के बाद राष्ट्र के एजेंडे को फ़रोग़ दे सकें। सबसे पहले तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसा कि आईपीएस विजय शंकर सिंह ने जनचौक पर एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में आईपीएस रह चुके हैं मरहूम विजय शंकर सिंह, उन्होंने लिखा है इस फैक्ट को कि स्वतंत्रता आंदोलन के किसी भी सेनानी को, किसी भी फ्रीडम फाइटर्स को वीर कहकर नहीं संबोधित किया गया, जबकि विनायक दामोदर सावरकर के नाम के पहले वीर लगाया जाता है। आईपीएस विजय शंकर सिंह के अनुसार सावरकर को किसके द्वारा या कब वीर की ख्याति मिली, ये इस पर विवाद है। जो जनचौक पर उन्होंने आर्टिकल लिखा था उसमें इस चीज़ को वाज़े उन्होंने किया था कि उस विनायक दामोदर सावरकर को वीर कहकर किसने सबसे पहले संबोधित किया था, किसने उनको वीर कहकर पुकारा था, इसमें विवाद है। विजय शंकर सिंह आगे कहते हैं कि चित्रगुप्त नाम से एक लेखक ने सावरकर की जीवनी बैरिस्टर सावरकर नाम से लिखी थी, लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर। लिहाजा इस जीवनी में सावरकर के नाम के साथ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ। इसके पहले किसी ने भी उनको वीर सावरकर नहीं कहा था, क्योंकि वो विनायक दामोदर सावरकर, यही नाम उनका लिया जाता था। विजय शंकर सिंह आगे अपने उस लेख में लिखते हैं कि सावरकर की इस जीवनी के लेखक, जिनका नाम चित्रगुप्त बताया जाता है, लेख में स्पष्ट कर चुके हैं कि सबसे पहले उनको वीर इस जीवनी के बाद ही कहा गया। अब ऐसा भी जब ये आर्टिकल विजय शंकर सिंह लिख रहे थे तब ये भी कहा जा रहा था कि ये जो जीवनी के लेखक हैं, सावरकर की जो बायोग्राफी जिन्होंने लिखी है, चित्रगुप्त, ये दरअसल एक सूडोनिम इस्तेमाल किया था वीर सावरकर ने, और अपनी ही जीवनी नाम बदल कर उन्होंने शाया करवाई थी। दोस्तों, ये जो चित्रगुप्त हैं जिन्होंने बैरिस्टर सावरकर पर जीवनी लिखी है, दरअसल ये सूडोनिम इस्तेमाल करके, गलत फर्जी नाम यूज़ करके उन्होंने अपनी ही तारीफ़ की थी। और ये बात पवन कुलकर्णी नाम के फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मई 2017 में एक आर्टिकल लिखा था द वायर पर, जिसको 15 अगस्त 2022 को रिपब्लिश्ड किया गया था द वायर पर।
इसमें उन्होंने वाजे किया है कि आरएसएस के एक प्रचारक हैं रविंद्र रामदास, उन्होंने 1987 में इस किताब का मतलब लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर का दूसरा संस्करण आने पर उसके किताब में ही ये स्पष्ट किया है कि चित्रगुप्त दरअसल और कोई नहीं, ये खुद वीर सावरकर हैं। उन अंग्रेज़ों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उस पर सावरकर का किरदार का अंदाज़ा जो है वो इस बात से लगाया जा सकता है, जेल से छूटने के बाद वो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर मुत्तफिक हो चुके थे। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कॉमरेड भगत सिंह और उनके साथियों को जब उनकी गिरफ़्तारी हुई और उनकी गिरफ़्तारी के बाद सरकार ने लाला लाजपत राय के कातिल सॉन्डर्स मर्डर केस की फ़ाइल खुलवाकर उन पे मुकदमा चलाना चाहा था, उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस केस को लड़ने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। तब जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथी हैं कॉमरेड यशपाल, जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, उन्होंने अपनी किताब सिंहावलोकन में इस फैक्ट को मेंशन किया है। कॉमरेड यशपाल जो है ये खुद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रह चुके हैं, भगत सिंह के साथी रह चुके हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथी रह चुके हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हैसियत रखते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को उस वक्त जब ये सॉन्डर्स मर्डर केस की जो फाइल्स खुलवा चुके थे अंग्रेज़ लोग, भगत सिंह और सुखदेव को उसमें दोषी ठहराने के लिए, तब आज़ाद को 50,000 रुपये की जो ऑफ़र है वो सावरकर देने के लिए राज़ी हो गए थे, 50,000 रुपये। पर उनकी एक शर्त ये थी कि आप ब्रिटिश सरकार की मुखालिफत में जद्दोजहद छोड़कर इस जद्दोजहद से अलग हो जाएं और मुसलमानों और उनके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना को कत्ल करें, मुसलमानों को भी कत्ल करें और मोहम्मद अली जिन्ना को भी कत्ल करें। अब सावरकर ने ऐसा क्यों किया होगा? सावरकर तो खुद जिन्ना साहब के साथ सरकार में थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध में उन्होंने सरकार बनाई है उनके साथ। हालांकि एनडीटीवी पर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में जो उनके साथ काम कर चुके हैं सुधींद्र कुलकर्णी साहब, उन्होंने 30 जनवरी 2022 को एक ओपिनियन एनडीटीवी पर लिखा है जिसमें 10 पॉइंट रखे हैं। उसमें फाइनल पॉइंट में उन्होंने ये बात क्लियर की है कि सावरकर के भाई बाबा राव सावरकर, उन्होंने 50,000 रुपये की पेशकश चंद्रशेखर आज़ाद को की थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये पैसा ठुकरा दिया था क्योंकि वो समझ गए थे कि ये ऑफ़र देने वाला अंग्रेज़ों से मिला हुआ है और हम ये ऑफ़र इसलिए कबूल नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई सुपारी किलर्स नहीं हैं, हम कोई भाड़े के कत्ल करने वाले नहीं हैं, हम एक बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों को निकालने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। लिहाजा ये 50,000 रुपये के लिए हम इनोसेंट लोगों का या फिर हिंदू मुसलमान तज़ाद हो, इस तरह का कोई कत्ल नहीं करेंगे। तो क्या सावरकर अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी अंग्रेज़ों से किए गए वादों पर कायम रहे? सावरकर कायम रहे या नहीं रहे, ये तो आप खुद अपने से अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि अंग्रेज़ों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल पे बिल्कुल हिंदुत्ववादी फ़िक्र के लोग तो चले हैं, जो हिंदुत्ववादी फ़िक्र के जिनको बहुत माना जाता है, वीर सावरकर, हेडगेवार, केशव बलीराम हेडगेवार, बीएस मुंजे या गोलवलकर। प्रोफेसर शमसुल इस्लाम ने गोलवलकर की वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में पेज नंबर 43-44 पर इस फैक्ट को वाज़े किया है कि गोलवलकर ने आज़ादी के बाद 1960 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आरएसएस के टॉप लेवल कैडर्स को एड्रेस किया था, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से आरएसएस की दूरी को जवाब देने का काम किया है। गोलवलकर ने कहा है, माधव सदाशिव गोलवलकर जो आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि उस वक्त कई लोग डॉक्टर हेडगेवार के पास आए थे, एक प्रतिनिधिमंडल भी आया था
और उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तो देश की आज़ादी के लिए हो रहा है, लिहाजा आरएसएस को इसमें भाग लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनमें एक शख्स तो ये कहने लगा कि वो जेल जाने को भी तैयार हैं। इस पर हेडगेवार साहब ने उनको कहा कि बिल्कुल तुम जेल जाओ, लेकिन फैमिली की देखभाल कौन करेगा, उनका इंतज़ाम कौन करेगा। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं 2 साल के लिए बंदोबस्त करके जा रहा हूँ, यहाँ तक के जो भी फाइन्स रहेंगी उस तक का बंदोबस्त करके जा रहा हूँ, 2 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। तो इस पर हेडगेवार जी ने, डॉक्टर जी ने कहा कि जब 2 साल का अपने परिवार का भरण पोषण इसका इंतज़ाम तुम कर चुके हो, तो क्यों ना तुम 2 साल के लिए आरएसएस के काम आओ। इसके बाद वो शख्स ना कभी जेल गया, ना कभी संघ के लिए काम किया। ये प्रोफेसर शमसुल इस्लाम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने पेज नंबर 43 पे लिखा है। मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बता देता हूँ। बिट्रायल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, apart from we over our nationhood defined, there are ample writings and speeches of Golwalkar which makes it evidently clear that he, like his mentor Hedgewar, hated the freedom movement. Later, after independence of India, Golwalkar, while addressing the top level cadres of the RSS in Indore, Madhya Pradesh on March 19, 1960, expressed the attitude towards the freedom movement in the following words. अब गोलवलकर कह रहे हैं, there is nothing reason for the need of always remaining involved in routine work. There is some unrest in the mind due to the situation developing in the country. From time to time, there was such unrest in 1942. Before that there was a movement in 1930-31. At that time, many other people had gone to Dr. Ji. This delegation requested Dr. Ji that this movement will give independence and Sangh should not lag behind. At that time, when a gentleman told Dr. Ji that he was ready to go to jail, Dr. Ji said, "Definitely go, but who will take care of your family then?" The gentleman replied, "I have sufficiently arranged resources not only to run the family expenses for 2 years, but also to pay fines according to the requirements." Then Dr. Ji told him, "If you have fully arranged for the resources, then come out to work for the Sangh for 2 years. After returning home, that gentleman neither went to jail nor came out to work for the Sangh." ये जो फैक्ट लिखा है, ये सावरकर पब्लिकेशंस का ही फैक्ट है, जिसको शमसुल इस्लाम साहब ने अपनी इस गोलवलकर की वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड के क्रिटिक में लिया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद क्या सावरकर अंग्रेज़ों से किए गए वादे के प्रति कमिटेड थे या नहीं थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।